इस अध्याय में हम भारतीय नागरिकता से जुड़े प्रमुख पहलुओं को गहराई से समझेंगे, जिसमें नागरिकता के प्रकार, इसके प्राप्त करने के तरीके और नागरिकता से जुड़े महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का एक विशेष स्थान है, क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। नागरिकता न केवल किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करती है, बल्कि उसे एक सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी भी देती है। इस अध्याय में हम भारतीय नागरिकता की परिभाषा से लेकर इसके संशोधन और कानूनी विवादों तक के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, भारतीय नागरिकता। पहला, नागरिकता का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप। नागरिकता का सामान्य अर्थ। नागरिकता का सामान्य अर्थ एक कानूनी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को एक विशेष राष्ट्र के अधिकार और कर्तव्यों का पालन करना होता है। नागरिकता व्यक्ति को उस देश के संविधान के तहत अधिकार देती है, जैसे कि मतदान करने का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार। इसके साथ ही नागरिकता कर्तव्यों को भी जोड़ती है, जैसे कि करों का भुगतान करना, कानून का पालन करना और आपात स्थिति में राष्ट्र की सेवा करना। किसी देश का नागरिक होना व्यक्ति को उस राष्ट्र का कानूनी सदस्य बनाता है, जिसके तहत वह उस देश के कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। भारतीय संविधान में नागरिकता का महत्व। भारतीय संविधान में नागरिकता का एक विशेष स्थान है, क्योंकि यह व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को परिभाषित करता है। नागरिकता का दर्जा यह निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का लाभ उठा सकता है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता खोने के विभिन्न तरीकों का भी प्रावधान किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा, स्वतंत्रता और न्याय मिले, और साथ ही नागरिक को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना अनिवार्य होता है। भारतीय नागरिकता और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय नागरिकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से जुड़ी हुई है। भारत के स्वतंत्र होने से पहले नागरिकता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारतीय नागरिकता की परिभाषा अस्पष्ट थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने भारतीय नागरिकता को परिभाषित किया। स्वतंत्रता के समय बहुत से लोग प्रवासित हुए थे, खासकर भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद। इस समय नागरिकता का प्रश्न और अधिक जटिल हो गया। 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही नागरिकता के प्रावधानों को भी सुस्पष्ट रूप में लागू किया गया। इसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसने भारतीय नागरिकता के नियमों को व्यवस्थित और कानूनी रूप से परिभाषित किया। दूसरा, भारतीय नागरिकता के प्रावधान, प्रोविजंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंध में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। ये अनुच्छेद भारतीय नागरिकता की मूलभूत परिभाषा और इसके अधिकार क्षेत्र को तय करते हैं। अनुच्छेद 5, यह अनुच्छेद उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत की सीमा के भीतर पैदा हुए थे, या जिनके माता पिता भारत में पैदा हुए थे, या जो सामान्य रूप से भारत में रह रहे थे। अनुच्छेद 6, यह अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है, बशर्ते वे भारत की स्वतंत्रता के पहले या बाद में आए हों और निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। अनुच्छेद 7, इसमें उन लोगों के लिए प्रावधान किया गया है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे और फिर वापस भारत आए। अनुच्छेद 8, इसमें विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता की स्थिति स्पष्ट की गई है, जो किसी भारतीय के वंशज हों और भारत के नागरिक होना चाहें। अनुच्छेद 9, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुका है तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10, भारतीय नागरिक को तब तक नागरिकता के अधिकार प्राप्त रहते हैं जब तक उन्हें संविधान या कानून के अनुसार इससे वंचित नहीं किया जाता। अनुच्छेद 11, यह अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसी शक्ति के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1985 को लागू किया। नागरिकता अधिनियम 1985 की मुख्य विशेषताएं। 1955 का नागरिकता अधिनियम
भारतीय नागरिकता के संबंध में व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत नागरिकता के प्राप्त करने, खोने और बनाए रखने के विभिन्न तरीके दिए गए हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। यह अधिनियम जन्म, वंशानुगतता, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और विशेष प्रावधान के तहत नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है। नागरिकता खोने के 3 तरीके। यह अधिनियम नागरिकता खोने के 3 तरीके बताता है। परित्याग, स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ना, विलोपन, स्वत समाप्ति और वंचन, सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेना। संशोधन। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन किए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1986, 2003, 2005 और 2019 के हैं, जो नागरिकता प्राप्त करने के नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव लाते हैं। 3 नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 मुख्य तरीके हैं, जिन्हें हम विस्तार से समझते हैं। 1. जन्म के द्वारा, सिटीजनशिप बाय बर्थ। यह सबसे सामान्य और प्राकृतिक तरीका है। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। 1950 से 1987 तक इस अवधि में भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाता था, चाहे उसके माता पिता विदेशी ही क्यों ना हो। 1987 से 2004 तक इस अवधि में केवल वही व्यक्ति भारतीय नागरिक माना गया यदि उसके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। 2004 के बाद वर्तमान में भारतीय नागरिकता जन्म के आधार पर तभी मिलती है जब व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो और उसके माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा अवैध अप्रवासी न हो। 2. वंशानुगत नागरिकता, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। इस आधार पर नागरिकता उन बच्चों को मिलती है जो विदेश में पैदा हुए हैं, लेकिन उनके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। 1987 से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा है तो वह भारतीय नागरिक होगा, बशर्ते उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। 1987 के बाद नागरिकता केवल तभी दी जाती है जब व्यक्ति का पंजीकरण भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में हो और उसके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। 3. पंजीकरण द्वारा, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। इसके तहत निम्नलिखित लोग पंजीकरण के लिए पात्र हैं। वह व्यक्ति जो भारत में 7 साल तक लगातार रह चुका हो, वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक के साथ विवाह कर चुका हो और भारत में रह रहा हो, प्रवासी भारतीय नागरिक OCI या भारतीय मूल के व्यक्ति PIO जिन्होंने कुछ शर्तें पूरी की हों, कोई नाबालिग बच्चा जिसे किसी भारतीय नागरिक द्वारा अपनाया गया हो। 4. प्राकृतिककरण द्वारा, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। यह प्रक्रिया विदेशी नागरिकों के लिए होती है जो भारत की नागरिकता पाना चाहते हैं। इसके तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं। वह व्यक्ति भारत में कम से कम 12 साल तक रह चुका हो, जिसमें पिछले 12 महीनों का लगातार निवास शामिल हो। वह व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति वफादार हो और देश की सुरक्षा, समृद्धि और शांति के लिए काम करने का वचन दे। 5. विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस। भारतीय सरकार कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिकता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जिन देशों के साथ भारत के राजनीतिक या सामाजिक संबंध विशेष हैं, उनके नागरिकों को कुछ विशेष छूट के आधार पर नागरिकता दी जाती है। इसके अलावा अगर भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग किसी संकट में हैं और भारत लौटना चाहते हैं, तो उन्हें विशेष प्रावधान के तहत नागरिकता दी जा सकती है। 4. नागरिकता खोने के तरीके, वेज टू लूज सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1985 के तहत नागरिकता खोने के 3 मुख्य तरीके निर्धारित किए गए हैं। इन 3 तरीकों में व्यक्ति की स्वेच्छा, कानूनी शर्तें और सरकार द्वारा लिए गए निर्णय शामिल होते हैं। 1. परित्याग, रिनंसिएशन। यह वह तरीका है जिसमें एक भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। जब कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है और वह भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता है, तो वह नागरिकता परित्याग के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को सरकार को एक औपचारिक आवेदन देना होता है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि वह अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ रहा है। एक बार जब व्यक्ति की नागरिकता परित्याग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उसके नाबालिग बच्चे भी
जो उस समय उसके साथ नागरिकता साझा कर रहे थे अपनी नागरिकता खो देते हैं। हालांकि वे बच्चे 18 साल की उम्र के बाद पुनः भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2. विलोपन टर्मिनेशन। नागरिकता का विलोपन स्वचालित रूप से होता है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक रहते हुए किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय कानून के अनुसार उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, इसलिए जब कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता कानूनी रूप से खत्म हो जाती है। इसके लिए किसी औपचारिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। 3. वंचन डिप्रीवेशन। वंचन का अर्थ है कि सरकार कानूनी आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। यह नागरिकता छीनने का एक दंडात्मक तरीका है। यदि किसी व्यक्ति ने नागरिकता प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी या गलत जानकारी का उपयोग किया हो तो सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। यदि व्यक्ति ने भारतीय संविधान या कानून के खिलाफ कार्य किए हों या उसने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया हो तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। सरकार इस अधिकार का उपयोग तभी करती है जब यह साबित हो जाए कि व्यक्ति ने गंभीर अपराध किया है या उसके कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हैं। इन 3 तरीकों से भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। प्रत्येक तरीका अपने आप में विशिष्ट है और इसके कानूनी प्रावधान भी अलग अलग होते हैं। 5वां नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 में संशोधन और इसका महत्व। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA भारतीय संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। यह अधिनियम मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता। CAA उन हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसी और ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। धार्मिक आधार पर भेदभाव। यह अधिनियम मुस्लिमों को इस प्रक्रिया से बाहर करता है जिसके कारण इसे विवादास्पद माना गया। इसका उद्देश्य उन धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना है जो अपनी धार्मिक पहचान के कारण भेदभाव का सामना कर रहे हैं। संवैधानिक महत्व। CAA का उद्देश्य भारत के संविधान के तहत धार्मिक भेदभाव के बिना नागरिकता प्रदान करना है, लेकिन यह संविधान के मूलभूत सिद्धांतों से भी टकराता है जो सभी नागरिकों के लिए समानता की बात करता है। CAA का प्रभाव और विवाद। CAA के लागू होने के बाद भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन। कई लोगों ने इस कानून को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण करार दिया। कई संगठनों और नागरिकों ने इसे भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। NRC और CAA का संबंध। CAA का NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के साथ गहरा संबंध है। NRC का उद्देश्य असम के निवासियों की पहचान करना है और CAA के अनुसार जो लोग NRC में नामित नहीं हैं उन्हें नागरिकता का लाभ मिल सकता है यदि वे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। इस दृष्टिकोण ने विवाद को और बढ़ा दिया है। कानूनी चुनौतियां। CAA के खिलाफ कई याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दायर की गई हैं। विरोधियों का तर्क है कि यह कानून भारत के मौलिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। CAA का प्रभाव भारतीय राजनीति और समाज पर महत्वपूर्ण रहा है और इसने कई विवादों और बहसों को जन्म दिया है। 6. नागरिकता और दोहरी नागरिकता सिटीजनशिप एंड ड्यूअल सिटीजनशिप। भारत में दोहरी नागरिकता की स्थिति। भारत अपने संविधान के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक समय में 2 देशों का नागरिक नहीं हो सकता। संविधान का प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अवस्था। यह नीति उन लोगों के लिए कठिनाई पैदा कर सकती है जो व्यवसाय या अध्ययन के लिए विदेश में रहते हैं और चाहते हैं कि वे दोनों देशों की नागरिकता रखें। प्रवासी भारतीय नागरिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI और भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO। हालांकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, लेकिन सरकार ने प्रवासी भारतीय नागरिक OCI और भारतीय मूल के व्यक्ति PIO के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। 1. प्रवासी भारतीय नागरिक OCI। यह एक विशेष प्रकार की नागरिकता है
जिसे उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके पास किसी विदेशी देश की नागरिकता है लेकिन वे भारतीय मूल के हैं। ओसीआई धारक को भारतीय संविधान के तहत कई अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार और कुछ सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति। हालांकि ओसीआई धारक को कुछ विशेष अधिकार नहीं होते, जैसे कि मतदान करने का अधिकार और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना। 2. भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ। पीआईओ उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जिनके पूर्वज भारतीय थे लेकिन वे किसी अन्य देश की नागरिकता रखते हैं। यह एक अस्थायी प्रवर्तन है जिसमें पीआईओ कार्ड धारक को भारत में प्रवास करने, अध्ययन करने और व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। पीआईओ कार्ड धारक को भी भारतीय नागरिकों के समान कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके तहत कई प्रतिबंध होते हैं। संक्षेप में, भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ओसीआई और पीआईओ के प्रावधान प्रवासी भारतीयों को कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपने भारतीय मूल से जुड़े रह सकें। 7वें, भारत में नागरिकता से संबंधित प्रमुख मुद्दे की इश्यूज रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत में नागरिकता से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं। 1. नागरिकों की राष्ट्रीय रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी। एनआरसी असम राज्य में लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन लोग भारतीय नागरिक हैं। इसके तहत असम में रहने वाले सभी व्यक्तियों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। एनआरसी की प्रक्रिया ने कई विवाद उत्पन्न किए हैं क्योंकि कई लोग अपने नाम शामिल कराने में असमर्थ रहे हैं, जिससे वे अवैध प्रवासी के रूप में वर्गीकृत हो सकते हैं। इस मुद्दे ने असम में और अन्य राज्यों में तनाव को जन्म दिया है क्योंकि नागरिकता का मुद्दा कई परिवारों को प्रभावित कर रहा है। 2. अवैध प्रवासन और नागरिकता। भारत में अवैध प्रवास एक गंभीर समस्या है, विशेषकर बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों से। अवैध प्रवासी जो भारत में बस गए हैं, वे अक्सर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हैं। सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होने का भी खतरा होता है। यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न दल इसे अपने तरीके से देखते हैं। 3. निर्वासित और शरणार्थी। भारत में कई शरणार्थी हैं जिनमें तिब्बती, रोहिंग्या और अन्य जातीय समूह शामिल हैं। इन शरणार्थियों को भारत में रहने और काम करने की अनुमति नहीं है, जिससे उनकी सुरक्षा और कानूनी स्थिति पर सवाल उठता है। सरकार ने कई बार शरणार्थियों की स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति अपनी चिंताओं का प्रदर्शन किया है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। कई मानवाधिकार संगठन इन शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत हैं, लेकिन समस्या जटिल बनी हुई है। इन प्रमुख मुद्दों के अलावा नागरिकता से जुड़े अन्य विवाद भी हैं जो समय समय पर भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में सामने आते हैं। 8. नागरिकता से जुड़े कानूनी मामले, लीगल केसेस रिलेटेड टू सिटीजनशिप। भारत में नागरिकता से जुड़े कई महत्वपूर्ण कानूनी मामले और निर्णय हैं जो नागरिकता की प्रक्रिया और अधिकारों को स्पष्ट करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मामले निम्नलिखित हैं। 1. प्रमुख न्यायिक निर्णय कुसुमलता बनाम भारत संघ 2005। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी का सहारा लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यह निर्णय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14 के तहत नागरिकता की वैधता की पुष्टि करता है। सुधा सुश्री बनाम भारत संघ 2014। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिककरण के तहत नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे यह साबित करना होगा कि उसने सभी शर्तें पूरी की हैं। इस निर्णय ने प्राकृतिककरण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया। 2. नागरिकता से जुड़े संवैधानिक विवाद, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA का मामला। CAA को लेकर कई याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि CAA भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ने सीएए के कार्यान्वयन पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन इसे लेकर व्यापक जनहित याचिकाएं स्वीकार की हैं। इसने इस मुद्दे पर व्यापक सुनवाई की है और इसके निहितार्थों का गहन अध्ययन किया है। एनआरसी को चुनौती। एनआरसी के मुद्दे पर भी कई याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि एनआरसी प्रक्रिया भेदभावपूर्ण हो सकती है और इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इन कानूनी मामलों ने नागरिकता से जुड़े विवादों में एक नई दिशा दी है और यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय नागरिकता का मुद्दा हमेशा न्यायिक निरीक्षण के दायरे में रहेगा। 9वां नागरिकता और मौलिक अधिकार, सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स। भारत का संविधान नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो उन्हें उनके जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करते हैं। नागरिकता और मौलिक अधिकारों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। 1. नागरिकता के आधार पर अधिकारों और कर्तव्यों में भिन्नता। भारत के नागरिकों के अधिकार। भारतीय नागरिकों को संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का पालन करने का अधिकार है, जिसमें जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता शामिल है। अधिकारों का संरक्षण। ये अधिकार नागरिकता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं और यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो उसे ये अधिकार प्राप्त होते हैं। कर्तव्यों का पालन। भारतीय नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना होता है, जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना और राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करना। 2. विदेशी नागरिकों के अधिकार। सीमित अधिकार। विदेशी नागरिकों को भी भारत में कुछ अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन ये अधिकार भारतीय नागरिकों के अधिकारों के समान नहीं होते। नागरिकों की सुरक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करता है। न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार। विदेशी नागरिकों को भी भारतीय न्याय प्रणाली में अपनी सुरक्षा के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार होता है, लेकिन उनके कुछ अन्य अधिकार सीमित हो सकते हैं, जैसे मतदान का अधिकार। 3. मौलिक अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 22। यह अनुच्छेद नागरिकों को उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ याचिका दायर करने का अधिकार देता है। विभिन्न मामलों में निर्णय। उच्चतम न्यायालय ने कई बार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिकों को उनके अधिकारों का पालन और संरक्षण मिले। इस प्रकार नागरिकता और मौलिक अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भारतीय संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान प्रदान करता है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय नागरिकता। इंडियन सिटीजनशिप इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। भारतीय नागरिकता को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। विभिन्न देशों में नागरिकता के कानून और प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं और इनमें कई समानताएं और भिन्नताएं पाई जाती हैं। 1. भारत और अन्य देशों में नागरिकता कानूनों की तुलना। अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में जन्म से नागरिकता, जुस सोली, का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति अमेरिकी धरती पर जन्म लेता है तो उसे अमेरिकी नागरिकता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अमेरिका में प्राकृतिककरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है, जहां विदेशी नागरिक कुछ शर्तों के अधीन नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जर्मनी में नागरिकता मुख्य रूप से वंशानुगत जस संग्विनिस के आधार पर दी जाती है, जिसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता जर्मन नागरिक हैं तो वह जर्मन नागरिक होगा। इसके अलावा जर्मनी ने भी कुछ परिस्थितियों में जन्म से नागरिकता का प्रावधान किया है। ब्रिटेन में नागरिकता की प्रक्रिया भी जर्मनी के समान है, लेकिन वहां कुछ विशेष परिस्थितियों में जन्म से नागरिकता प्रदान की जाती है। इसके अलावा ब्रिटेन में नागरिकता के लिए प्राकृतिककरण की प्रक्रिया है, जिसमें कई शर्तें होती हैं। 2. वैश्विक नागरिकता मुद्दों का प्रभाव। वैश्वीकरण के प्रभाव से नागरिकता के मुद्दे भी प्रभावित हो रहे हैं। आजकल लोग अक्सर देशों के बीच स्थानांतरित होते हैं, जिससे दोहरी नागरिकता और प्रवासी नागरिकता का मुद्दा सामने आता है। संयुक्त राष्ट्र के मानक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने नागरिकता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई मानक स्थापित किए हैं।
इन मानकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को उनके नागरिकता अधिकारों का पालन और संरक्षण मिले। शरणार्थी और प्रवासियों का मुद्दा। शरणार्थियों और प्रवासियों की बढ़ती संख्या ने वैश्विक नागरिकता मुद्दों को और जटिल बना दिया है। कई देशों में शरणार्थियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया कठिन हो गई है, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इस प्रकार भारतीय नागरिकता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नागरिकता के मुद्दे केवल एक राष्ट्रीय समस्या नहीं है, बल्कि ये वैश्विक चुनौतियां भी हैं, जिनका सामना विभिन्न देशों को करना पड़ रहा है। 11वीं नागरिकता के भविष्य की चुनौतियां, फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ सिटीजनशिप। भारत में नागरिकता के मुद्दे आने वाले समय में कई चुनौतियों का सामना करेंगे। ये चुनौतियां वैश्वीकरण, राजनीतिक परिवर्तनों और सामाजिक बदलावों के कारण उत्पन्न हो रही हैं। प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। 1. वैश्वीकरण और प्रवासन का प्रभाव। आर्थिक अवसरों के लिए प्रवासन। वैश्वीकरण के कारण लोग बेहतर जीवन स्तर और आर्थिक अवसरों की खोज में एक देश से दूसरे देश में प्रवास कर रहे हैं। इससे कई देशों में नागरिकता और प्रवासी अधिकारों का मुद्दा जटिल हो गया है। संस्कृति और पहचान। प्रवासन के कारण विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण होता है, जो पहचान के मुद्दों को जन्म दे सकता है। कई देशों में स्थानीय नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ प्रवासियों की नागरिकता की स्थिति को लेकर विवाद बढ़ सकते हैं। सामाजिक तनाव। प्रवासियों की बढ़ती संख्या के कारण सामाजिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता और नागरिकता के अधिकारों को लेकर संघर्ष हो सकता है। 2. बदलती राजनीतिक स्थितियों में नागरिकता की चुनौतियां। राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता और असहमति नागरिकता के मुद्दों को प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों के कारण नागरिकता से संबंधित नीतियों में बदलाव हो सकते हैं, जो नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। धार्मिक और जातीय भेदभाव। कुछ राजनीतिक दल नागरिकता के मुद्दे को धार्मिक और जातीय आधार पर राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे नागरिकता की परिभाषा में भेदभाव और तनाव उत्पन्न हो सकता है। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। कुछ सरकारें नागरिकता के मुद्दे का दुरुपयोग कर सकती हैं, जिससे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इससे नागरिकों की सुरक्षा और स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। 3. तकनीकी चुनौतियां। डेटा प्रबंधन। डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ नागरिकता रजिस्ट्रेशन और पहचान की प्रक्रिया में डेटा प्रबंधन की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। साइबर सुरक्षा। नागरिकता से जुड़े डेटा को सुरक्षित रखना एक चुनौती है, क्योंकि साइबर हमलों से नागरिकों की जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण, प्रवासी मुद्दों का समावेश और समाज में समरसता को बढ़ावा देना शामिल है। भारतीय नागरिकता एक जटिल और महत्वपूर्ण विषय है, जो न केवल कानूनी पहलुओं को बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भी शामिल करता है। इस अध्याय में हमने नागरिकता से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है, जिनमें शामिल हैं 1. नागरिकता का परिचय। भारतीय नागरिकता का महत्व और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो यह स्पष्ट करता है कि कैसे नागरिकता का विकास हुआ और यह भारतीय समाज में किस प्रकार की भूमिका निभाता है। 2. भारतीय नागरिकता के प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक और नागरिकता अधिनियम 1555 की मुख्य विशेषताएं, जो नागरिकता की प्राप्ति और खोने के तरीकों को स्पष्ट करती हैं। 3. नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। नागरिकता के विभिन्न तरीके जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण और प्राकृतिककरण, जो यह बताते हैं कि कौन व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 4. नागरिकता खोने के तरीके। नागरिकता के विलोपन, परित्याग और वंचन की प्रक्रियाएं, जो दर्शाती हैं कि नागरिकता खोने के क्या कारण हो सकते हैं। 5. नागरिकता संशोधन अधिनियम। 2019 में हुए संशोधनों और उनके प्रभावों का विश्लेषण, जो इस विषय पर व्यापक विवादों का कारण बने हैं। 6. नागरिकता और दोहरी नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता की स्थिति और प्रवासी भारतीय नागरिकों के अधिकारों का विवरण। 7. भारत में नागरिकता से संबंधित प्रमुख मुद्दे। नागरिकों की राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी, अवैध प्रवासन, निर्वासित और शरणार्थी जैसी समस्याएं, जो वर्तमान में महत्वपूर्ण हैं। 8. नागरिकता से जुड़े कानूनी मामले।
प्रमुख न्यायिक निर्णय और संवैधानिक विवाद जो नागरिकता के मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। 9 नागरिकता और मौलिक अधिकार, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की चर्चा, जिसमें विदेशी नागरिकों के अधिकारों का भी समावेश है। 10 अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय नागरिकता, वैश्विक नागरिकता मुद्दों और विभिन्न देशों के नागरिकता कानूनों की तुलना। 11 नागरिकता के भविष्य की चुनौतियां, वैश्वीकरण, राजनीतिक अस्थिरता और तकनीकी चुनौतियों का नागरिकता पर प्रभाव। इस अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय नागरिकता न केवल एक कानूनी स्थिति है, बल्कि यह भारतीय समाज की पहचान, संस्कृति और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। भविष्य में नागरिकता के मुद्दों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा, ताकि नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय संविधान में नागरिकता के बाद का भाग। भारतीय संविधान में नागरिकता का अध्याय समाप्त होने के बाद अगला महत्वपूर्ण भाग मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का है। ये अधिकार भारतीय नागरिकों को उनके जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म के प्रति स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपायों का अधिकार शामिल है। इन अधिकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को एक समान और निष्पक्ष समाज में रहने का अवसर मिले। मौलिक अधिकारों की संरचना इस बात की पुष्टि करती है कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। अगला अध्याय मौलिक अधिकारों का विवरण। आने वाले अध्याय में हम मौलिक अधिकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि ये अधिकार क्या हैं, इन्हें कैसे सुरक्षित किया गया है और इनका नागरिकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही हम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों और उनके संरक्षण के लिए संवैधानिक उपायों पर भी चर्चा करेंगे। इस यात्रा में आपके साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगला अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी यह महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट भेज दीजिए।